Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 19 excretory products and elimination. Clear? हमने respiration पढ़ा, फिर circulatory पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं excretory products and elimination. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions. क्या क्या eliminate करते हैं, accumulate करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्या क्या इकट्ठा हो जाता है एनिमल्स की अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस. आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट्स एट्सेट्रा, है ना. या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हो जाता है या एक्सेस इंजेक्शन से हो जाता है. तो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं एक्सेस में कुछ भी खाने से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होते हैं, है ना, और एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में. सब्सटेंस रिमूव होने ज़रूरी है. दी सबसे हैव टू रिमूव टोटली और पार्शियली. ओके. तो जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं वो तो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं. उसके बाद जो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये सब जो हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या एक्सेस में हमने जो खाया है तो इकट्ठे हो जाते हैं आयंस हमारी बॉडी में एंड दे आर नॉट यूज़फुल फॉर बॉडी. तो दे शुड बी रिमूव टोटली और पार्शियली, बॉडी से निकलना ज़रूरी है. तो ये हम बताएंगे कि क्या मैकेनिज़्म है एलिमिनेट करने का, बॉडी से बाहर निकालने का इन सब्सटेंसेस को. तो इसमें स्पेशल एम्फेसिस होगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, है ना. ये मेजर फॉर्म्स है नाइट्रोजन वेस्ट के जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं. अमोनिया जो है सबसे टॉक्सिक फॉर्म है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए. बॉडी से बहुत सारा पानी चाहिए. और यूरिक एसिड उससे कम टॉक्सिक है. ये मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से ये निकल सकता है बॉडी से. सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा? अमोनिया. अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक है. तो जब हम फूड खाते हैं डाइजेस्ट होता है, इंजेक्शन मतलब उसको खाते हैं, इनगल्फ करता है, फिर एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से. तो सबसे टॉक्सिक उसमें अमोनिया है और उसके बाद यूरिक एसिड है. तो प्रोसेस जो है जिसमें एक्सक्रीट किया जाता है अमोनियो एसिड को, उसको बोलते हैं एमोनोटेलिज्म. ठीक है, इसको बोलते हैं एमोनोटेलिज्म. जैसे कई बोनी फिशेस हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं. मछली एम्फीबियन किसको कहते हैं? जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गए, फ्रॉग हो गए, ओके, टॉर्टोइज हो गया. तो मैनी बोनी फिशेस और एक्वाटिक पानी में रहने वाले एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट पानी के कीड़े जो होते हैं वो एमिनोटेलिक होते हैं नेचर. एमोनिया एक्सक्रीट करने को, प्रोसेस जो है अमोनिया के एक्सक्रीट करने को एमिनोटेलिज्म कहलाता है. एमोनिया क्या होता है? वो रेडिली सॉल्युबल है और ज़्यादातर डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस से, उससे बाहर निकल जाता है अमोनिया, है ना. गिल्स जो होता है फिश के, उसकी सरफेस से निकल जाता है, बॉडी सरफेस से निकल जाता है. बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले हैं, तो जैसे किस तरह से एमोनियम आयंस की फॉर्म में. तो इसमें किडनी कोई बहुत रोल प्ले नहीं करती. हम अभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं. ओके. अब टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो है, ज़मीन पर रहने वाले और लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट होता है उनके बॉडी में, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट होता है यूरिया और यूरिक एसिड. फिर मैमल्स हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मेराइन फिशेस हैं, वो मेनली यूरिया एक्सक्रीट करती है, जिससे बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स. यूरियोटेलिक एनिमल्स. तो एमोनिया जो क्या कहते हैं हम, इंसेक्ट्स जो एमोनिया एमिनोटेलिक कहते हैं, जो कि एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. एमिनोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरोटेलिक. इट इज इजी. एमोनिया जो होता है मेटाबॉलिज्म से
में क्या होता है, कन्वर्ट होता है अमोनिया यूरिया में इन एनिमल्स के लिवर में, फिर वो ब्लड में रिलीज होता है और एक्सक्रीटेड आउट बाय फिर किडनी से रिलीज होता है। जैसे अमोनिया है, इसको मैं क्लियर समझाती हूँ। मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। और यूरिया किस में होता है, इन एनिमल्स के लिवर में। ओके, और ये रिलीज हो जाता है ब्लड में। कहाँ रिलीज हो जाता है, ब्लड में, और एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। ब्लड फिल्टर होएगा, ब्लड इज फिल्टर्ड, और एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरिया ब्लड में फिल्टर होता है और किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो कुछ अमाउंट का यूरिया है वो किडनी के मैट्रिक्स में ही रह जाता है किसी एनिमल्स में, और ऑस्मोलरिटी जितनी चाहिए वो मेंटेन करके रहता है। जितना कंसंट्रेशन चाहिए आयंस का, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रहता है। रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले स्नेक्स वगैरह हैं, और चिड़िया वगैरह हैं, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं, तो यूरोक्यूटेलिक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा अलग अलग इनके बारे में कि किस तरह से हर जानवर में अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन होता है। ऑस्मोलैरिटी कहते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर जो होता है उसको ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं, कि कितना कंसंट्रेशन रहना चाहिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले एलिमिनेशन पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि एलिमिनेशन होता है अलग अलग तरीके से, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और क्या क्या होता है, एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, उसमें एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं, और एमोनिया जो है टॉक्सिक फॉर्म है सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसको एक्सक्रीट करने में और बाहर निकालने में बॉडी से, और यूरिक एसिड जो है वो तो उससे लेस टॉक्सिक होता है और मिनिमम लॉस ऑफ वाटर चाहिए होता है। एमोनिया जो रिलीज़ करते हैं उसको एमोनोटेलिज्म कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो कि एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं हम एमेनोटेलिक। ओके, और यूरिया जो रिलीज़ करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड जो रिलीज़ करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ओके, तो इस तरह से यूरिया रिलीज़ कर रहा है, यूरिक एसिड कर रहा है, तो और ये क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को। और कैसे रिलीज़ होता है, एमोनिया जो होता है मेटाबॉलिज्म में, किसमें, मैमल्स में और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में क्या होता है, जो एमोनिया है वो यूरोटेलिक होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर, और ब्लड के थ्रू फिल्टर होता है, और किडनी में से एक्सक्रीट होता है, किडनी से एक्सक्रीट आउट होता है। किसके अंदर बताया, ये यूरियोटेलिक के अंदर, मैमल्स में। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा अलग अलग जानवरों में क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और कैसे वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया। तो सर्वे किया गया एनिमल किंगडम का, जिसमें वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट किए गए। तो इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट पढ़ा होगा, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में। ओके, और जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, जिसको किडनी कहते हैं ना। किडनी का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा अब तक, उसको अगर नहीं समझा तो आपने अपनी बुक में स्ट्रक्चर देखा होगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा ट्यूब्स ऐसे एक के अंदर एक जा रही है, कुछ समझ नहीं आता कि किडनी की वर्किंग कैसे होगी और इस चैप्टर कैसे समझेंगे, बट इट्स सो ईजी। अब मैं आगे पढ़ाऊँगी तो आप बहुत ईजीली सब समझ आ जाएगा। तो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि हम लोग, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, कॉर्डेट्स भी बोलते हैं इनको,
और जिनकी नहीं होती है वो सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटेनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं प्लेटीहेलमिन्थस में। फ्लैट फॉर्म पढ़ा होगा, प्लेनेरॉइड में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? फ्लेम सेल्स। अगर आप मुश्किल नाम नहीं याद हो रहा है, पर जितना मुश्किल नाम याद करोगे उतना इंटरेस्ट आएगा। और प्रोटेनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। ओके, सम एनिलिड्स हैं, सिफेलोकॉर्डेटा है, एम्फीबियन, एम्फियोक्सस है, प्रोटेनेफेडिया है। ये प्राइमरी कंसर्न होता है आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन से, ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है एनिलिड्स जो। नेफ्रीडिया क्या है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थ फॉर्म का और दूसरे एनिलिड्स का। ठीक है, नेफ्रीडिया क्या है? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको अर्थ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रीडिया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को। ओके, नेफ्रीडिया रिमूव करता है नाइट्रोजन वेस्ट को और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब फ्लूइड और आयंस का बैलेंस बना के रखता है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इंसेक्ट्स का, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, उसके थ्रू वो एक्सक्रीट करता है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं रिमूवल को हेल्प करती हैं नाइट्रोजन वेस्ट के और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन क्रस्टेशियंस में, जैसे प्रॉन्स में। प्रॉन्स में कौन से होते हैं? एंटीनियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स बोलेंगे, या ये छोटे छोटे एक एक लाइन भी एनसीईआरटी की छोड़नी नहीं है, तभी आप छोटा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका 12th का बोर्ड हो, 11th हो, चाहे आगे जाके आप उसमें 12th में पढ़ोगे, तभी इसको अच्छे समझाओगा, तब आप 12th का भी अच्छे से समझ पाओगे। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का हमने बता दिया। वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें किडनी है। ओके, सिंपल नेफ्रीडिया बोलते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में, अर्थ फॉर्म में। ठीक है, अब हम ये जनरल एक बार, ये तुम आपने देखा होगा रेस्पिरेशन में भी पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि हर दूसरे एनिमल्स में किस तरह से होता है, फिर जिससे वो थोड़ा नॉलेज हो कि हर सबका सिस्टम सेम नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो अंदर से सिस्टम भी अलग। ऐसे ही इन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी बताया। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमंस में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका कंसिस्ट होता है? पेयर ऑफ किडनीज, है ना, ये दो पेयर दिख रही है ना, ये किडनी बीन्स भी बोलते हैं, पता है, राजमा जैसी दिखती हैं, एक बीन्स आते हैं, राजमा सेम उन जैसी होती है, इसलिए उस बीन्स को किडनी बीन्स भी बोला जाता है। तो दो किडनीज हैं इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। वन पेयर मतलब दो हैं, और दो पेयर के यूरेटर्स हैं। ये देखो, ये यूरेटर्स हैं, है ना, ये यूरेटर्स हैं, और ये दोनों किडनी हो गई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किडनी कौन से कलर की होती हैं? दे आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड। थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, थर्ड रीढ़ की हड्डी में, उस तो ये थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है ना। कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में ये सिचुएटेड है, क्लोज टू द एब्डोमिनल की डॉर्सल इनर वॉल। क्लोज टू द डॉर्सल, एब्डोमिनल की कैविटी की पीछे की तरफ की वॉल है, उसमें इनर वॉल जो होती है उसमें सिचुएटेड है। किडनी जो होती है कितने लेंथ की होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ओके, लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर।
ब्रेड्थ कितनी है 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, और थिकनेस कितनी है, ये तो लंबाई चौड़ाई, थिक कितना है, थिक कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कैसी होती है ये आपको देख के पता लग रहा है, रेडिश ब्राउन होती है और बीन शेप्ड होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए सेंटर जो है इनर कनकेव सरफेस का किडनी का, वहाँ पे एक नॉच होती है जिसको हीलम कहते हैं। सेंटर जो है इनर कनकेव सरफेस का किडनी का, वहाँ एक नॉच होती है जिसको हीलम कहते हैं। तो हीलम के थ्रू ही ये जो है जितने की हीलम के थ्रू ही सब कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है ना? ये जो पार्ट है देखो इसमें, दिस इज हीलम, ये जो ये दिस इज, ये पूरा जो है मैंने जो रेड पोर्शन किया, दिस इज हीलम। क्लियर? तो क्या होता है, इनर कनकेव सरफेस में किडनी में एक नॉच होती है हीलम, जिसके थ्रू, नॉच मतलब जहाँ पे सब चीज़ इकट्ठी होके आ रही होती है, और वहाँ से क्या क्या निकलता है, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व सेंटर। आप देख रहे हो ना यहाँ से सब निकल रहे हैं पार्ट्स, है ना? ये यूरेटर देखिए यहाँ से निकल रहा है। ओके, ब्लड वेसल्स, नर्व सेंटर्स, और हीलम के अंदर क्या होता है, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, जिसको रीनल क्या बोलते हैं, हमें रीनल पेल्विस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हीलम ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, और उसमें प्रोजेक्शंस जो निकले होते हैं उसे कैलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं उसको कैलाइसिस बोलते हैं। क्लियर? तो ये जितने पार्ट्स हैं, हीलम से रीनल आर्टरी निकली, रीनल वेन निकली, है ना? तो ये सब किससे, ओके, ये कहाँ से निकला है सब, ये आपके हीलम से निकला है, और इसमें रीनल पेल्विक होता है, अंदर की तरफ रीनल पेल्विस होता है, ये फाइब्रस कैप्सूल होता है। ओके, और यूरेटर भी इसी से निकल रहा है। और रीनल पेल्विस जो होता है इसके प्रोजेक्शन होते हैं जिसको रीनल पेल्विस जो है, ये रहा देखो, इसमें ही आगे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कैलाइसिस बोलते हैं। रीनल पेल्विस के आगे जो प्रोजेक्शंस बने हुए हैं ऐसे करके जो जा रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस, दीज आर कैलाइसिस। ठीक है, फनल शेप्ड के बाद ये डिवीजन जो हो रहा है ना, ये कैलाइसिस है। और ये इसमें भी माइनर कैलाइसिस होते हैं और मेजर कैलाइसिस हो जाते हैं जब ये ब्रॉड हो जाते हैं। तो आउटर की लेयर कैसी होती है, टफ होती है कैप्सूल की। इनसाइड किडनी दो जोन होते हैं, कॉर्टेक्स और अंदर वाले को हम मेड्यूला बोलते हैं। इनसाइड द किडनी इसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, मेड्यूला। आउटर पोर्शन इज कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन जो हीलम के पास है वो है मेड्यूला। और मेड्यूला को डिवाइड किया हुआ है कॉनिकल मासेस के अंदर, जिसको कैलाइसिस बोलते हैं। एक होता है तो कैलिक्स, और प्लूरल हो गया तो कैलाइसिस हो गया। मेड्यूलरी पिरामिड्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्सटेंड करता है, तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्सटेंड करता है। ओके, फनल शेप्ड होता है, आउटर लेयर होती है किडनी की। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स, रीनल कॉलम्स के फॉर्म में
ये इनर मेड्यूला पिरामिड्स में जाता है एज अ फॉर्म ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड्स। देखिए हम नेक्स्ट में दिखाते हैं कॉर्टेक्स कहाँ तक एक्सटेंड करता है। इसी पोर्शन को इनलार्ज करके दिखाएंगे। ये देखो, ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है, ये एडर्नल ग्लैंड है। क्लियर? ये डॉर्सल अयोटा आ रहा है यहाँ पे, ये यूरिनी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। क्लियर हुआ? ये पेल्विस है, इसको पेल्विस बोला है, रीनल पेल्विस। ये मेड्यूला है, बाहर वाला स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स है, बीच वाला हीलम है, और ये आगे ब्रांचेस जा रही है, कैलाइसिस है, और ये वेना केवा आ रही है यहाँ से, वेन्स और आर्टरीज जा रही है। किडनी है जो थोरेसिक चैम्बर और है ना इसमें सिचुएटेड है, थर्ड लंबर वर्टेब्रे में। यूरिनी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ओके ना, इसको हम खाली एज अ यूनिट इसको और क्लियर हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सी हेयर क्या है इसमें, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है, बताया था मैंने, क्लियर था। ये रीनल कैप्सूल है, ये आपको पता है। ये देखो, ये ब्रांचेस जहाँ शुरू हो रही हैं वो कैलिक्स है। एक को कैलिक्स बोलेंगे और बाकी को कैलाइसिस बोलेंगे। और यही जो हमने पार्ट जो इसमें बताया था वो आपका था हीलम, और हीलम के अंदर ही ये रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरेटर ये सब जा रहा है यहाँ से, और इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूलरी पिरामिड है, ये मेड्यूला है, ये मेड्यूलरी पिरामिड है ऐसे, है ना। ये देखिए, मेड्यूला जो है डिवाइड होता है फ्यू कॉनिकल मासेस, है ना। ये कॉनिकल मासेस हैं, है ना, लग रहा है ना ट्रायंगल जैसे, जो कि प्रोजेक्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। ये कैलाइसिस में प्रोजेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? ये बीच में जो है इसको रीनल कॉलम बोलेंगे। जो गैप आएगा मेड्यूलरी पिरामिड और कॉनिकल मासेस के बीच में, ये जो कॉनिकल मासेस है बीच में जो गैप है, ये रीनल कॉलम है। ओके, तो मेड्यूलरी, तो क्या होगा, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम। कॉर्टेक्स कैसे एक्सटेंड हुआ, कॉर्टेक्स, ये रहा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एक्सटेंड होके इनके बीच में आया, इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, जो कि ये कॉनिकल है, एज रीनल कॉलम्स। तो इनको, इसको क्या कहा गया, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये क्या आपका कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्लियर? ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हर किडनी के 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर किडनी के 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। ये जो नीचे के डायग्राम में है दिया नेफ्रॉन, डायग्रामेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो कि ब्लड वेसल, डक्ट और ट्यूब्यूल बताया। तो ये क्या बताया, किडनी में क्या है, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट है ना। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ये रहा ग्लोमेरुलस, ये किडनी का देखो डायग्राम बताया, और ये नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन किसको बोलते हैं, किडनी के अंदर 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन, उसको बनाया गया है। यही जो किडनी है, जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया, इसके अंदर 1 मिलियन ये वाले नेफ्रॉन हैं। वो क्लियर हुआ? ये माइक्रोस्कोप में अगर इसके अंदर किडनी में देखेंगे तो बहुत सारे नेफ्रॉन हैं। उसी नेफ्रॉन में सारा फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का, उसको इनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया। क्लियर? तो इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ये ग्लोमेरुलस है और ये
रीनल टिब्यूल है ना। ये हेनल्स लूप है, ये वैसा रेक्टा। अब इसको एक एक करके मैं लूँगी। ओके, तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ कैपिलरीज है। इट इज़, बहुत सारी कैपिलरीज हैं इसमें। इट इज़ अ टफ कैपिलरीज। क्लियर? तो टफ कैपिलरीज है, और किससे बनी हुई है? एफरेंट आर्ट्रियोल से। ये फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी की। फाइन ब्रांच है, ये रहा एफरेंट आर्ट्रियोल। ये किसकी ब्रांच है? इट इज़ अ फाइन ब्रांच ऑफ, ये रहा रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी की एक फाइन ब्रांच है। वो जब अंदर जाती है तो टफ कैपिलरीज बनाती है, जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ग्लोमेरुलस टफ कैपिलरीज है जो एफरेंट आर्ट्रियोल की बनी हुई है, जो कि फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी की। तो ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से, blood from the glomerulus is carried away by efferent arteriole। जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो कैसे लेके जाया जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल से। किससे? इफरेंट आर्ट्रियोल से लेके जाया जाता है। ओके, ब्लड इज, यहाँ हम लिख लेते हैं, ब्लड इज carried away टफ कैपिलरी फॉर्म्ड है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ने पूरी टफ कैपिलरी बनाई, किसमें? ग्लोमेरुलस में बनाई। ओके, और इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इसकी कवरिंग को। और यहाँ से ब्लड कौन कैरी अवे करके ले जाएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, ठीक। तो रीनल टिब्यूल कहाँ से बिगेन हुई? रीनल टिब्यूल्स कहाँ से बिगेन हुई? ये रहा रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, रीनल पेल्विस। रीनल टिब्यूल बिगेन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल। यहाँ से रीनल टिब्यूल बिगेन हुए, जो कि डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो दिख ही रहा है, डबल वॉल है इसकी, और ये कप जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ से रीनल टिब्यूल बिगेन हुए, और इनके अंदर ग्लोमेरुलस है जिसमें टफ कैपिलरीज है, और फाइन ब्रांच जो है रीनल आर्टरी की, जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, उससे ये बनी हुई है। और इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड इज कैरिड अवे। तो रीनल टिकअप विच इनक्लोजेज, इसने इनक्लोज कर रखा है, देख के लग रहा है ना, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर विन इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस इज बोमेंस कैप्सूल। क्लियर? लर्न रहेगा। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल, इस दोनों को मिला के क्या बनता है? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के उसको बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कार्पसल। मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कार्पसल। देखिए, ये रहा बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू क्या बनेगा? उसे क्या बोलते हैं हम? मेल्फिजियन बॉडी, या हम इसको रीनल कार्पसल भी बोलते हैं।
तो जो ट्यूब्यूल है वो कंटिन्यू होता है, फॉर्म करता है हाईली कॉइल्ड नेटवर्क जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल कंटिन्यूस फर्दर, और ये क्या बनाता है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। ये बनाता है हाईली कॉइल्ड नेटवर्क जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी भी कहते हैं। ओके, तो हेयर पिन शेप्ड होता है जिसको बोलते हैं हेनलेज लूप। ये किस शेप्ड होता है, हेयर पिन शेप्ड ना, उससे याद रहेगा, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। ठीक है, ये जो है ये नीचे जा रहा है, आप देख रहे हो ना, ये नीचे जा रहा है येलो वाला, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलता है, और ये जो ऊपर जा रहा है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलता है इसको। तो असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये कंटिन्यू रहता है हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसको बोलता है डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। तो असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसको बोलते हैं डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल, और वो भी आगे जाके एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन होता है जिसको बोलते हैं हम डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। तो जितने डीसीटी हैं वो मैनी नॉफ्रॉन्स के, वो एक स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हो जाते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के जो डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल हैं वो दे ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। कहाँ ओपन हो जाते हैं, स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हो जाते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो जिसमें से मैनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स। ये कहाँ एंटर हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जाते हैं, जिसमें से कुछ कहीं कन्वर्ज हो जाते हैं और कहाँ रीनल पेल्विस में जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, कुछ जो हैं रीनल पेल्विस में चले जाते हैं। ओके, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, रीनल पेल्विस में चले जाते हैं। ये रहा रीनल पेल्विस, है ना, और ये तो हमने पढ़ ही लिया था, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू, मेडुलरी पिरामिड्स थ्रू रीनल पेल्विस में चले जाते हैं, और कुछ जो है स्ट्रेट ट्यूब में कलेक्टिंग डक्ट्स से ओपन होते हैं, है ना। ये देखो यहाँ से, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ओके, तो मेल्फिजियन कार्पसल है, पीसीटी और डीसीटी जो नेफ्रॉन का है, ये कॉर्टिकल रीजन में होता है, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में होता है। क्या चीज़, पीसीटी, डीसीटी, ओके, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये सब किस में होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में। कॉर्टिकल ये रीजन दिस इज कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ स्ट्रेट डक्ट में जाते हैं, कुछ रीनल पेल्विस में जाता है, पढ़ा ना हमने, इसी के स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके बताया। इसी में बहुत सारे नेफ्रॉन है किडनी के अंदर। और लूप ऑफ हेनले कहाँ पे जाता है, लूप ऑफ हेनले कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले
ये मेड्यूला में रहता है, इनटू ये मेड्यूला में रहता है। बाकी किस में रहता है? ये मेड्यूला में रहता है। मेड्यूला कहाँ है? ये रहा, ये मेड्यूला रीजन में रहता है। और बाकी ये जो हैं, ये जो आपने पढ़े हैं नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन क्या, ये बोमेन कैप्सूल, ओके, डीसीटी, पीसीटी, ये सब किस में रहते हैं? ये कॉर्टिकल रीजन में रहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है और एक्सटेंड, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है मेड्यूला के अंदर, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जब लॉन्ग और रन डीप इनटू द मेडुला तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ओके। ये जो है डीसीटी, जिसको बोलते हैं हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हो जाती है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो है येलो कलर की जो आ रही, ये वासा रेक्टा है, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको, वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, कहीं प्रेजेंट होती है। माइन्यूट वेसल होता है जो पैरेलल चलता है ना। देखो एक बारी मैं आपको फिर से क्लियर, देखो इसमें ये रहा वासा रेक्टा। तो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन होता है वहाँ पे लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। क्या होता है? एक मिनट, जैसे हम यहाँ लिखने की जगह नहीं है, एक बार हम फिर से आपको डायग्राम देख लिया। हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप होता है ट्यूब्यूल का, जो कि डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है, ये भी हमने डायग्राम में देखा। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू होते हैं अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन में, जिसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है नेफ्रॉन का, वो स्ट्रेट ट्यूब में एंटर करता है, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो उसमें कन्वर्ज होके वो रीनल पेल्विस में एंटर करता है या मेडुलरी पिरामिड्स में एंटर करता है, ये बताया भी था। और मेल्फिजियन कार्पसस, जो कि हमने बताया ना, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमरस को मिला के जो बनता है, ये कॉर्टिकल रीजन में होता है। ये रहा, देखो ये रहा बोमेन कैप्सूल, ये फ्रंट आर्ट्रियल बताया, ये एफरेंट बताया, जो अंदर जा रही हैं और ये बाहर कैरी कर रही हैं ब्लड को। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जिसको बोलते हैं पीसीटी। ओके। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है हाईली कॉइल्ड नेटवर्क होता है, मेल्फिजियन ट्यूब से ये कनेक्टेड रहता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, ओके। उसके बाद ये बाहर आता है और आगे एक्सटेंड होता है, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी कहलाता है। ये कहाँ पे है? पीसीटी और डीसीटी कहाँ है? और मेल्फिजियन, मेल्फिजियन कार्पसल्स, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉर्टिकल रीजन में मीन्स कॉर्टेक्स में, थोड़ा बाहर की तरफ किडनी में। और जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले ये मेड्यूला में, लूप ऑफ हेनले कहाँ आ जाता है? इट इज सिचुएटेड इन द मेड्यूला, क्लियर। तो कहीं में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है, खाली थोड़ा सा मेड्यूला के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब मेड्यूला के अंदर कम जा रहा है तो वो कॉर्टेक्स में ज़्यादा है। एक बारी मैं वो डायग्राम दिखा दूँ, ये देखिए कॉर्टेक्स रीजन में, ओके। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, कॉर्टेक्स रीजन में, और मेड्यूलर रीजन में बहुत थोड़ा सा जा रहा है। ये मेड्यूलर रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेड्यूलर रीजन है। मेड्यूलर थोड़ा सा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है,
बहुत थोड़ा सा जा रहा है मेड्यूला में, तो उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और सम लूप ऑफ हेनले किसी में बहुत लंबा है और पूरा मेड्यूला के अंदर वो घुसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ग्लोमेरुलस से निकलती हैं और एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है रीनल ट्यूब्यूल में, जिसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेस लूप्स के पैरेलल में यू शेप चलता है, जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। किसी में प्रेजेंट होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कम होता है, बाहर की तरफ। डायग्राम में याद कर लो, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है ना हमेशा। तो यू शेप्ड वासा रेक्टा जो है ये पैरेलल नेटवर्क है जो कि हेनले लूप में चलता है, यू शेप्ड वासा रेक्टा। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, इट इज ये रहा, ये वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा जो है इफरेंट आर्ट्रियोल से वो चला ग्लोमेरुलस, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आई, एक माइन्यूट वेसल ऑफ नेटवर्क रन करता है पैरेलल टू द, है ना, इफरेंट से चला, ये देख रहे हो ना रेड कलर, इफरेंट से चला, फाइन कैपिलरी रीनल ट्यूब्यूल के पास बनाया, अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाया, फिर माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप। क्या था ये एफरेंट में? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाई, या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि विच रन्स, ये तो सामने दिख रहा है पैरेलल चल रहा है, पैरेलल यू शेप्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विच runs parallel to the Henle's loop is called vasa recta। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये रेड्यूस्ड फॉर्म में होता है। ओके, तो इस तरह से इसमें ये हम पहले इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपने देखा होगा हम सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें वो पहले डायग्राम आपको अच्छे से, जो डायग्राम है उसको डिटेल में समझाता है, जब क्योंकि आप डायग्राम समझोगे उसके बाद ही उसको डिटेल में एक एक फंक्शन आप समझ पाओगे कि कैसे फिल्ट्रेशन हुआ, कैसे आगे का किडनी का फंक्शन होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं इसमें, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के उसमें होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में पहला फॉर्मेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, जिसमें ब्लड का फिल्टरेशन होता है और ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो कम से कम 1100 to 200 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट, जो कि जिसमें रफली 1/5 ऑफ द ब्लड जो है पंप आउट होता है ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से इन अ मिनट। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ब्लड प्रेशर है वो उसके कारण फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का थ्रू 3 लेयर्स, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, इपीथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इन लेयर्स के बीच में, इनमें होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जब हार्ट से वेंट्रिकल से, हार्ट आपने सर्कुलेशन समझ लिया, वो क्लियर हो रहा होगा, वेंट्रिकल से जब पंप आउट होता है तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है 3 लेयर में। पहला होता है एंडोथीलियम में। देखो स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ लर्न करनी। एंडोथीलियम ऑफ
ग्लोमुरुलर ब्लड वेसल्स। फिर कहाँ से होएगा? फिर होएगा इपिथीलियम, है ना, आउटर लेयर में इपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब समझ आ रहा है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है जिसको क्लियर हो कि माइंड में आ सके कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, पहले एंडोथीलियम में जाएगा ग्लोमेरुलस के, और फिर वो बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम में जाएगा, और फिर इनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में, वहाँ जाएगा। तो क्या होता है, एपिथेलियल सेल जो है बोमेन्स कैप्सूल का, उसको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स, जो कि इंट्रिकेट मैनर में है, आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस जिसमें रह जाता है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। ठीक है, जो इपिथेलियम सेल्स हैं, है ना, इपिथेलियम सेल्स जो आउटर उसके लेयर में वुमेन्स कैप्सूल में के जो हैं, उन सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट्स, जो इस तरह से ऐसे मैनर में, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज हैं जिसमें थोड़े माइन्यूट स्पेसेस और पोर्स रह जाता है, जिनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स कहते हैं। तो ब्लड इससे फिल्टर होता है, बोमेन कैप्सूल के एपिथेलियल इस पोडोसाइट से, और इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा एक्सेप्ट प्रोटीन, ये हमेशा ध्यान रखो, वो ल्यूमन में चला जाता है, बोमेन कैप्सूल के, बोमेन कैप्सूल के ल्यूमन। ल्यूमन मतलब अंदर वाला पार्ट, मैंने बताया था ना, जैसे पाइप है, पाइप में पानी कहाँ से आता है, पाइप का ल्यूमन जो हॉलो स्पेस है, तो ल्यूमन ऑफ वुमेन कैप्सूल में चला जाता है, क्योंकि उसके एपिथेलियम में पोडोसाइट्स होते हैं, और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म किया जाता है किडनी का पर मिनट में, जैसे हार्ट रेट होती है ना, पर मिनट में ऐसे ही जितना फिल्टर किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमुलर 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 फिल्ट्रेशन रेट। हेल्दी इंडिविजुअल में ये रेट 125 ml पर मिनट होती है, मीन्स 180 लीटर पर डे। तो किडनी जो बिल्ट हुई है, उसके मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ, किस लिए बनी गई है? रेगुलेट करने के लिए ग्लोमुलर की फिल्ट्रेशन रेट को। ऐसी एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरिड किया जाता है जक्स्टा ग्लोमुरल एपरेटस से, जो हमने बताया था ना, जिसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लंबा होता है और ऑलमोस्ट वो मेड्यूला में द लूप ऑफ हेनले जो लॉन्ग होता है, रन डीप इनटू द मेड्यूला, उसको बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलर। ऐसे ही एफिशिएंट मैकेनिज्म कैरी किया जाता है जक्स्टा ग्लोमुरल एपरेटस से। स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, और एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है एट द लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इसको बोलते हैं हम जक्स्टा ग्लोमुरल एपरेटस। वो तो हमने पढ़ा था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टल इज अ स्पेशल सेंसिटिव फाउंड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होता है, किसका? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ध्यान है, वो डायग्राम में जो येलो कलर की हम ट्यूब देख रहे थे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके, distal convoluted tubule and the afferent arteriole। कैसे होता है? स्पेशल है फाउंड बाय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड एंड द एफरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। तो अगर GFR
फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट किसको करता है? ग्लोमुरल फिल्ट्रेशन फॉल हुई है तो एक्टिवेट किससे करता है वो? जेजी सेल को, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स को, कि रेनिन रिलीज करो टू स्टिमुलेट ग्लोमुलर ब्लड फ्लो, जिससे कि जीएफआर वापस नॉर्मल आ जाए, है ना। तो जेजीए क्या बताया? ग्लोमुरल एपरेटस है जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूट और एफरेंट आर्ट्रियोल का बना हुआ है। ओके, तो ठीक है। तो जब जीएफआर जो है आपका ग्लोमुरल फिल्ट्रेशन रेट है, जब फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है? वो एक्टिवेट करता है किसको? जेजी सेल को, है ना। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो उनको एक्टिवेट करता है टू रिलीज, है ना। देखो वापस बता देती हूँ, जब जीएफआर लो हो जाता है तो वो एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को। इसको एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को टू रिलीज, क्या रिलीज करो? रेनिन रिलीज करो, जो क्या स्टिमुलेट करेगा? ग्लोमुरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमुरुलर ब्लड फ्लो को, स्टिमुलेट करेगा, और इस कारण क्या होगा? जीएफआर नॉर्मल आ जाएगा। जीएफआर क्या है? ग्लोमुरल फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट हेल्दी इंडिविजुअल की 125 ml पर मिनट। अगर ये कम हो जाती है तो एक्टिवेट करेगा इसको, जो हमने अभी पढ़ा है, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स को, कि रिलीज करो रेनिन, जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमुरल ब्लड फ्लो को और जीएफआर को नॉर्मल लेकर आएगा। क्लियर? इस तरह से फंक्शन होता है किडनी में। बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जिसमें रेगुलेशन होता है ग्लोमुरल फिल्ट्रेशन रेट का। एफिशिएंट मैकेनिज्म जक्स्टा ग्लोमुरल एपरेटस का इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी कम होने पे वो रेनिन रिलीज करता है जो स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को और ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल आ जाती है। तो एक अगर कंपैरिजन करते हैं वॉल्यूम का, फिल्ट्रेट का फॉर्म पर डे कितना है? 180 ml पर डे है, 180 लीटर पर डे है, और यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर। तो 99% जो है वो फिल्ट्रेट है, वो रीअब्जॉर्ब होता है रीनल ट्यूब्यूल से। ठीक है, फिल्ट्रेट फॉर्म कितना हुआ? 180 लीटर पर डे। यूरिन के साथ में फिल्ट्रेट कितना बना? 180 लीटर पर डे। और यूरिन कितना रिलीज हुआ? 1.5 लीटर। इससे पता लगता है 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए रीनल ट्यूब्यूल से। इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ कि हमारी बॉडी 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है और यूरिन खाली 1.5 लीटर ही बन रहा है। तो इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल को एब्जॉर्ब करना है, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल जो होते हैं डिफरेंट सेगमेंट के, वो परफॉर्म करते हैं एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एट्सेट्रा जो फिल्ट्रेट हैं वो रीअब्जॉर्ब एक्टिवली होता है। ओके। और जबकि नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में।
वाटर का एब्जॉर्प्शन ही पैसिवली, पैसिवली मतलब कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई एनर्जी नहीं दिखती, आराम से डिफ्यूजन के थ्रू, दूसरे प्रोसेसेस के थ्रू आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्टिवली मीन्स इट रिक्वायर सम एनर्जी टू एब्जॉर्ब इट। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन होता है ट्यूबुलर सेल्स में। ओके, ऑल्सो अकर्स पैसिवली ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ट्यूबुलर सेल्स जो सिक्रीट क्या करते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया फिल्ट्रेट में। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन में। ये मेंटेन करता आयोनिक एंड एसिड बैलेंस, आयोनिक और एसिड बैलेंस को बैलेंस करता है ये। और एमोनिया, ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो रीअब्जॉर्प्शन जब होता है किडनी में, तो इसमें हम एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ओके, तो दोनों तरीके से एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो हो जाता है। तो किडनी में क्या होता है, पैसिव डिफ्यूज़न होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है किडनी की एपिथेलियल सेल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड एटीपी से होता है। तो करियर प्रोटीन होता है इसमें किडनी में, एपिथेलियल सेल में। पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का जब होता है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं जो मूव करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। और तो जो बॉडी है, इट नीड्स एमिनो एसिड, सो दे आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्टर बैक इनटू द ट्यूब्यूल सेल of the kidney. After amino acid concentrated in the tubule cell, they must be transported. जब amino acid ट्यूब्यूल सेल में चले गए तो वापस वो ब्लड में चले जाते हैं। तो ये दो तरीके से होता है, पैसिव में डिफ्यूज़न हो जाता है और एक्टिव में एटीपीज के थ्रू, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये होता है। अब ये फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, इसका पहले हम देख लेते हैं डायग्राम 19.5 में, एक्टिव और पैसिव। ये देखिए, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस, एरो इंडिकेट डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये देखो कैसे होएगा, ये मेड्यूला बताया। आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्या चीज़ है। और किडनी का राजमा जैसा डायग्राम बताया था ना, ये आप कान जैसा समझ लो, पर किडनी का बीन शेप्ड होता है, बीन को ही ध्यान में रखो। तो ये जो कॉर्ड जो हमने ये जो बनाया है कि ये जो है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से बना हुआ है ना। ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, अंदर वाला है आपका मेड्यूला है। तो कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है आप देखिए, ये रहा, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इधर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये तो आपको पता ही है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग लूप, ध्यान आ गया डायग्राम। ये बाकी यहाँ पे एम्बेडेड है, मेड्यूला में एम्बेडेड है ना, किडनी के, क्लियर। और यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है न्यू बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, जो कि कंसंट्रेशन बना के रखते हैं ना। तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, ओके, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। और पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं जो है नाइट्रोजिनियस वेस्ट, ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये देखो, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव, ये डिसेंडिंग लूप बताए, असेंडिंग लूप। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये देखिए सोडियम, यूरिया, जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है।
ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताया है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, साथ में डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, और ये इस तरह से मूव हो रहा है यहाँ से बॉडी। ये थिक असेंडिंग लिम्ब है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी क्लियर होएगा कि रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में नेफ्रॉन में। ये देखिए सोडियम क्लोराइड, ये यूरिया इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से ही किधर आ गया, असेंडिंग लिम्ब में। ओके, वाटर बाहर की तरफ जा रहा है, सोडियम क्लोराइड भी मेड्यूला की तरफ जा रहा है, कॉर्टेक्स में हाइड्रोजन और पोटेशियम का आयन कंसंट्रेशन है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, एमोनिया अंदर जा रहा है, इधर से वाटर और सोडियम क्लोराइड ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। वाटर तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाता है, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज़ पैसिवली transported. Reabsorption of water also occur passively in the initial segment of nephron. यहीं से ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का। ये देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नाइट्रोजन वेस्ट भी इसी तरह से एब्जॉर्ब होता है, और एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम है, सोडियम है ना, एमिनो एसिड है, ये सब ये एक्टिवली होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सोडियम का भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है। वाटर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, शुरू में ही आ गया यहाँ पे ये वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और ट्यूबुलर में सिक्रीट क्या सिक्रीट कर रहा है, हाइड्रोजन और पोटेशियम, है ना, और ये मेंटेन करता है आयोनिक एसिड बैलेंस बना के रखते हैं। पोटेशियम और हाइड्रोजन आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस बना के रखते हैं बॉडी में। ये रहा पोटेशियम, ये हाइड्रोजन, ये देखो आयोनिक और बैलेंस बना के रख रहे हैं। ओके, और सोडियम और एमोनिया इन सब का एक्टिव दिखाया है। वाटर नाइट्रोजेनियस जितने वेस्ट हैं और वाटर है पैसिवली अब्जॉर्ब होते हैं, और ग्लूकोज है और सोडियम है, एमिनो एसिड्स है, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें डायग्रामेटिकली दिखाया कि ये प्रोसेस ऐसे थ्रू आउट द किडनी नेफ्रॉन में चलता रहता है। कॉर्टेक्स में इतना पोर्शन है और बाकी किसमें मेड्यूला में एम्बेडेड है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन इसका बैलेंस बना के रखता है। तो इस तरह से इसने जनरल एक तरह से वो बता दिया किस तरह से किडनी में होता है। जो शुरू से हमने अभी आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग एनिमल्स के, फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम क्या है, कैसा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने में, अंदर से क्या क्या इसके पार्ट हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा। फिर हमने उसको खाली किडनी का ले लिया और उसका पूरा डायग्राम को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद इसके अंदर किडनी के अंदर जो है कैसे ये पूरी यूनिट सेट हुई हुई और कैसे वर्क कर रही है, ये राइकॉर्टेक्स और वो मेड्यूला, ये जो कई यूनिट्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन की यूनिट्स कई मिलियन यूनिट्स एक किडनी में प्रेजेंट होती हैं, और उन्हें कैसे फिल्टर करती हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो उसके लिए पहले हमने हर एक का फंक्शन समझा, किस का क्या क्या फंक्शन है, पीसीटी का, डीसीटी का, और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। ओके, फिर हमने इसमें क्या देखा कि फंक्शन क्या है ट्यूब्यूल्स के, कलेक्टिंग डक्ट के, ये देखो ये देखो इसमें हमने क्या देखा है, ये देखो प्रॉक्सिमल, पहले हमने फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करते हैं, ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होता है इसमें, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को रीअब्जॉर्प्शन के लिए।
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, और 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं इसमें। पीसीटी किस में हेल्प करती है? पीएच और आयोनिक बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयंस और एमोनिया का फिल्ट्रेट में। एंड एब्जॉर्प्शन किसका होता है? बाइकार्बोनेट का। ये देखिए, ये है आपका पीसीटी। ये भी बता रही थी ना मैं, ये रहा, एक्सक्यूज मी, ये रहा। ये रहा पीसीटी। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और ये डीसीटी है। और ये कौन सा हमने पार्ट बताया है? ये है, ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है यहाँ पे। तो इसमें कैसे अमोनिया एब्जॉर्ब होता है, अब आपने एक बार डायग्राम देख लिया, अब फिर से समझिए। अब उस बुक है तो बुक खोल के दोनों पार्ट खुल जाएंगे, आप उसको आराम से देख सकते हैं। मेंटेन करता है पीएच के आयन बैलेंस को, फिल्ट्रेट को, और आयोनिक बैलेंस बनाता है। और इसमें मेनली हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन किसका होता है, और एमोनिया, और एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। फिर आता है हेनलेज लूप। इसमें मिनिमम होता है रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में, है ना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। सिग्निफिकेंट रोल करता है मेंटेनेंस। हाई ऑस्मोलरिटी होती है मेड्यूलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और डिसेंडिंग लूप में जो है परमिएबल टू वाटर होता है, और इम्परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है हेनलेज लूप जो है। फिर है डीसीटी, और इसमें कंसनट्रेट जो फिल्ट्रेट का होता है, इट मूव्स डाउन द असेंडिंग लिम्ब, इम्परमिएबल वाटर होता है और अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट को। देखिए मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ और क्लियर होगा। ये देखिए, ये पीसीटी का तो अभी हमने पढ़ लिया। अब हेनलेज लूप में क्या होता है? मेंटेनेंस होता है हाई ऑस्मोलरिटी का मेड्यूलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। तो डिसेंडिंग लूप जो होता है हेनले, वो परमेबल टू वाटर होता है। डिसेंडिंग लूप इज, वो वाटर को परमिट करता है, परमिएबल टू वाटर होता है, पर इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं जाने देता, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट। इसका कंसनट्रेशन इसका बढ़ जाता है। तो असेंडिंग लिम्ब क्या है? असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर है। असेंडिंग लिम्ब का उल्टा है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर और allows transport impermeable to water and permeable to electrolytes। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को जाने देता है, ठीक है, चाहे एक्टिवली चाहे पैसिवली। तो कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट जैसे ही पास अपवर्ड होता है तो ये डाइल्यूटेड हो जाता है। क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट यहाँ जाता है तो कंसनट्रेशन जो होता है फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। ऊपर तो हमने बता ही दिया था, मेंटेन करता है आयोनिक बैलेंस को, है ना। रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होता है, पर ये सिग्निफिकेंट रोल रखता है, मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलरिटी को। ओके, तो ये दोनों का हमने बता दिया। कंसनट्रेटेड फिल्टर ऊपर चला गया और डाइल्यूट हो गया ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पर चले गए? मेड्यूलरी फ्लूइड में। ओके, ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड में। इलेक्ट्रोलाइट का पैसेज बन गया कहाँ पे? मेड्यूलरी फ्लूइड में। तो क्या हुआ?
जो कंसनट्रेटेड फिल्टर है पास ऊपर की तरफ गया और डाइल्यूट हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रोलाइट्स को अलाउ कर दिया। फिर है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूली। यहाँ पहले पीसीटी हमने पढ़ा, फिर ये डीसीटी। डीसीटी में क्या होगा, कंडीशनल रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर होगा इस सेगमेंट में। ये रिजॉर्प्शन होता है इसमें HCO थ्रू का, और सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का और एमोनिया का, और पीएच और सोडियम का पोटेशियम का बैलेंस बना के रखता है। तो कंडीशनल रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस हियर। ओके, ये बना भी हुआ है सोडियम एंड वाटर का रिजॉर्प्शन। सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और इनका सेलेक्टिव सिक्रीशन। और रीअब्जॉर्प्शन होता है HCO थ्रू का। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है HCO3 का, और इसका सिक्रीशन होता है सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोटेशियम। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, लॉन्ग डक्ट होता है जो कि कॉर्टेक्स, देखिए ना, कॉर्टेक्स से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला के अंदर तक जाएगा। कॉर्टेक्स से मेड्यूला के इनर पार्ट तक जा रहा है ना, ये मेड्यूला है, ध्यान रिमेंबर, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है इस कारण, जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन आए। तो ये अलाउ करता है पैसेज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी। ये किसका पैसेज अलाउ करता है, यूरिया का। इट ऑल्सो प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच और आयन बैलेंस बनता है, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनिक बेस बैलेंस बनता है, और ये यूरिया को अलाउ करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरह से फंक्शन है ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। पहले हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया रीअब्सॉर्प्शन के लिए। ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो थे, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो थे 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, वो पूरा रीएब्जॉर्ब हुआ 70-80%। ओके, फिर उसके बाद सेलेक्टिव सिक्रीशन हुआ, मेंटेन किया पीएच और आयनिक बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड्स को। फिर सेलेक्टिव सिक्रीशन हुआ हाइड्रोजन आयन, एमोनिया और पोटेशियम आयन का, और एब्जॉर्प्शन हुआ कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का। फिर हेनले लूप्स पे आ जाते हैं। हेनले लूप में आप देखते हो ट्रांसपोर्ट हुआ असेंडिंग लिम्ब में, ओके। तो डिसेंडिंग लूप में परमिएबल हुई वाटर के लिए पर इम्परमिएबल रही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ओके। फिर असेंडिंग, तो इससे क्या हुआ, कंसनट्रेट नीचे जाने लगा। फिर असेंडिंग लिम्ब में वो इम्परमेबल होगी और ट्रांसपोर्ट किया किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो डाइल्यूट हो गई और पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बन गया मेड्यूलरी फ्लूइड में। फिर डीसीटी में क्या हुआ, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हुआ सोडियम का और वाटर का सेगमेंट में। डीसीटी इसमें भी कैपेबल है रीअब्सॉर्प्शन में HCO3 की, और सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका हुआ, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का और एमोनिया का, टू मेंटेन द पीएच। फिर कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाइए। कलेक्टिंग डक्ट में इस सेगमेंट में इसने पैसेज अलाउ किया यूरिया का और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का टू कीप द ऑस्मोलरिटी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, तो ये मेंटेनेंस भी हुआ पीएच का और आयनिक बैलेंस भी बना, ओके। और सिक्रीशन हुआ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। तो आई होप जो मैंने अभी यहाँ तक आपको पढ़ाया है डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से है। उसको आप बार बार सुनिए, बुक खोल के बैठिए एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए। ईच एंड एवरी सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट इन एनसीईआरटी वेदर यू आर डूइंग
11, 12th और नीट। क्लियर? तो आई होप आपको मेरा आज पढ़ाना पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।